आज की शुरुआत मैं जस्ट वैसे तो मैं न्यूक्लियाई पोर्शन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एटम्स करवा दिया मैंने। पार्ट नंबर 4 हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का। पहला पार्ट कौन सा पढ़ा हमने? रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, जिसमें फोटोन थ्योरी पढ़ी। दूसरा पार्ट मैटर का वेव नेचर, जिसमें डी ब्रोई वेव पढ़ी। तीसरा पार्ट अभी खत्म किया एटम्स। फोर्थ आपका चलेगा न्यूक्लियस, जो आज स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। जस्ट मैं एक दो सवाल आपसे पूछता हूँ एटम्स से रिलेटेड, कुछ सवाल, फिर हम न्यूक्लियस पे चलते हैं। कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिंपल एटम्स वाले पार्ट से रिलेटेड एक दो सवाल, जस्ट ये देखने के लिए कि आप कितना क्या समझ आए या एनसीईआरटी कुछ पढ़ के आए हो। पहला सवाल ये है कि प्लेनेटरी मॉडल कौन सा है? दो मॉडल थे हमारे पास, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। प्लेनेटरी मॉडल किसे बोला जाता है? रदरफोर्ड। क्योंकि अगर मैं बाहर की बात करूं, जिस तरह से सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर किसने मानी थी? रदरफोर्ड ने। किस एक्सपेरिमेंट के आधार पर मानी थी? स्कैटरिंग, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो परफॉर्म किसने किया था? जिगर एंड मार्शल। एक्सपेरिमेंट सजेस्ट इन्होंने किया था, लेकिन 5 साल बाद परफॉर्म उन्होंने किया था, फिर मॉडल इनके ही नाम पे इस तरह से, ठीक है। तो कुछ अलग से नहीं पूछ रहा, तो ये बुक में जो दिया हुआ है इन्हीं पे बेस्ड कुछ एक दो सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर ये प्लेनेटरी मॉडल है तो दूसरा सवाल यही पे आता है कि विच अरेंजमेंट, इनमें से कौन सा अरेंजमेंट कंटेन्स मोर फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस? कौन सी अरेंजमेंट में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है? मींस अरेंजमेंट कौन सी है ना, थॉमसन और रदरफोर्ड में कंपेयर नहीं करवाओगे आप। सुनो, एक तो है एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल, एक तो ये वाला अरेंजमेंट है, एंड दूसरा है सन प्लैनेट सिस्टम। एम्प्टी स्पेस का फ्रैक्शन, ना कि एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का फ्रैक्शन मींस कितना टोटल स्पेस है और उसका कितना पार्ट एम्प्टी है, ये इसमें जाता है। अब देख लो, आपके पास किताब आप कहीं से ना, मैं यार कुछ नहीं, देखो एनसीईआरटी बुक ही है, उसी में से क्या सवाल बन रहे हैं सीधे वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये बैग हटा देना। आपको किसी को बैग ही रखना हो, ये आराम से इसीलिए और कुछ नहीं है ना। देखो, हाँ, इसमें ज्यादा स्पेस निकली है, फ्रैक्शनल पार्ट वो है। अब ये नहीं पता लगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता, शायद इन्हें भी इसलिए पता लगा हो कि बुक खुली हुई है ना, अभी अभी देखा होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब ये तो सवाल है, पेज नंबर 418 है ना, एग्जाम्पल 12.1। अगर आपने पढ़ा होता तो बिल्कुल इसका जवाब इस बार में दे सकते हैं। यार ये यही तो बात है ना, 2 दिन हो गए, पूरे 2 दिन। परसों सुबह क्लास हुई थी, परसों का दिन है, कल का दिन है, और मैंने कहा था एक चैप्टर अपना एनसीईआरटी का पूरा कर लो। तीसरा सवाल मैं पूछता हूँ, ये आप करेंगे कि कहां से कैसे आए हैं, किस तरह से ये निकाला है?
देखो तीसरा सवाल मैं पूछता हूं कि इन बामर सीरीज ऑफ एक्स स्पेक्ट्रल लाइंस, इन बामर सीरीज ऑफ एक्स स्पेक्ट्रल लाइंस, बामर सीरीज में एक अल्फा लाइन होती है, बीटा लाइन होती है, गामा लाइन होती है ना, और लास्ट में आपकी जाती है सीरीज लिमिट। सबसे पहली बात, आप अल्फा पे गए, बीटा पे गए, गामा पे गए और लास्ट में आप गए सीरीज लिमिट पे। आप बताओ वेवलेंथ इधर से उधर जाते समय बढ़ती है कि कम होती है? कम, क्योंकि अल्फा में एनर्जी कम होती है। अल्फा तो 2 से 3 से 2 में, बीटा में एनर्जी 4 से 2 ज्यादा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। इधर गए तो लैम्डा डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब आता है इनमें स्पेसिंग। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इसमें और इसमें डिफरेंस डेल्टा लैम्डा, इसमें और इसमें डिफरेंस डेल्टा लैम्डा। आगे जाते हो तो डेल्टा लैम्डा कम होता है कि बढ़ता है या सेम रहता है? तीन ऑप्शन दे दिए मैंने, 3 ऑप्शन सुनो। आगे आप जाओगे तो डेल्टा लैम्डा सेम रहेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? और सुनो आगे अगला सवाल, अल्फा बीटा गामा से सीरीज लिमिट की तरफ आप जा रहे हो तो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, इंटेंसिटी जो मेजर की गई वो सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? देखो तीनों में 3 ऑप्शन है, आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गए यहाँ पर। मैं बामर सीरीज की बात कर रहा हूँ, एक्स स्पेक्ट्रल लाइंस की बामर सीरीज। 3 ऑप्शन आपको दे दिए कि जैसे आप अल्फा से सीरीज लिमिट की तरफ जाओगे, पहली बात लैम्डा, ये फोन ना सबके अपने साइलेंट मोड पर रखा करो, बहुत बार ऐसा हो चुका, बहुत बार। देखो मेरा कभी फोन नहीं आता बीच में, कभी भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैं तो ऐसी अरेंजमेंट ही नहीं रखता कि कोई फोन कर सके। तो एटलीस्ट साइलेंट तो एटलीस्ट कम से कम। अल्फा बीटा गामा आपको सीरीज लिमिट ये है, तो पहला ऑप्शन है लैम्डा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम, तो आपने बता दिया, एनर्जी देख के बता दिया कि लैम्डा तो क्या होगा? डिक्रीज। अगला ऑप्शन है 2 के गैप, अगला 2 का गैप, अगला 2 का गैप, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मतलब इसमें आप कह रहे हो डेल्टा लैम्डा क्या होगा? इंक्रीज। और अब आप बताओ इंटेंसिटी, अल्फा लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है कि बीटा की कि गामा की? ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस चीज को। एक लिमिटेशन में एक बात लिखी थी हमने, लिमिटेशन में एक बात लिखी थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बता पा रहा था कितने हैं कितने नहीं, बताओ इंटेंसिटी। इसका मतलब सीधा सा है कि हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि पढ़ के आना ये चैप्टर, एनसीईआरटी से कवर करके आना, लेकिन नहीं किया। हाँ जी भाई साहब, नहीं किया ना, किया था तो इसका जवाब दो, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। आपने कहा इंक्रीज होगी। अब एक काम करो, जिनके पास अभी बुक है, पेज नंबर 421 निकालो, पेज नंबर 421। स्पेक्ट्रल सीरीज एक टॉपिक है इसमें थोड़ा नीचे आओ, बामर सीरीज नाम लिख रहे हैं, बामर सीरीज या बामर का नाम मिल रहा है कोई? इन 1885 एक लाइन तो मिल गई होगी, एक बार ये लाइन पढ़ते हैं। In 1885, the first such series was observed by a Swedish school teacher John Jacob Balmer। 1825 से 1898 उनका जीवन काल है। देखो 1898 में उनकी डेथ हुई है और 1898 में तो थॉमसन मॉडल आया था। मतलब अब ये समझो, ये चीजें तो कितनी पहले बता दी बाल्मर ने। 1898 में तो थॉमसन मॉडल आया, 1911-13 के आसपास जाके फिर वो रदरफोर्ड मॉडल और वो गए ना, 13 में बोर, हाँ 1913 में। 1905 में क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया था कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। 5 साल बाद 1911 में जिगर और मार्टन ने एक्सपेरिमेंट किया। फिर 1913 में बोर का मॉडल आया था। फिर बोर ने सीरीज एक्सप्लेन की थी, लेकिन बाल्मर तो ये फॉर्मूले कब दे चुका था? अरे जब 1898 में डेथ हो चुकी तो उससे पहले दिए, मतलब कितनी साल पहले एम्पिरिकल फॉर्मूले दे चुका बाल्मर, आप ये सोचो। ठीक है,
कोई लॉजिक नहीं था, पर फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूला यही जो नीचे लिखा हुआ है, जिसको हमने रेडबर्ग फॉर्मूला बोला था, पामर फॉर्मूला बोल देते हैं। लेकिन अब इसमें पढ़ते हैं, द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 656.3 नैनोमीटर इन द रेड इज कॉल्ड एच अल्फा। ये ऐसा है कि कौन सी रीजन में थी बामर सीरीज? विजुअल रीजन। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है अल्फा लाइन, बामर सीरीज की जो अल्फा लाइन है, दरअसल वो कौन से रीजन में होती है? रेड। ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी एनर्जी कम है। देन नेक्स्ट लिखता है, नेक्स्ट लाइन ऑफ वेवलेंथ 486.1 नैनोमीटर इन ब्लू ग्रीन रीजन एस बीटा। ये ब्लू ग्रीन रीजन में है, ठीक है। एंड थर्ड लाइन 434.1 इन वायलेट रीजन एस गामा, कहीं वायलेट रीजन में। अब आप ये बताओ, गामा ही आधी वायलेट रीजन और ये पूरी सीरीज ही विजुअल में है, तो क्या बाकी सब वायलेट में नहीं सिमट जाएंगे? पहले और दूसरे के बीच में गैप ज्यादा है, दूसरे तीसरे के ज्यादा है, या आगे गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है? देखो ना, ये तो रेड से और ब्लू ग्रीन पे पहुंच गया, ब्लू ग्रीन से वायलेट, अगला देखोगे वायलेट, अगला देखोगे तो बाकी तो वायलेट में ही रहना है विजिबल रीजन में। समझ आ रहा है? नहीं तो आप लैम्बडा से देख लो, यहाँ वैल्यू दी है, पहले तो 600 क्रॉस करके, दूसरी 400 में, तो 200 के लगभग का गैप आ गया। अगले 400 में है तो 100 का भी गैप नहीं है। लेकिन ये बात इसने आगे लिखी नहीं है। आगे पढ़ो, उसके बाद क्या लिखता है, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, जैसे जैसे आप आगे जाओगे, द लाइन्स अपीयर क्लोजर टुगेदर। क्लोजर टुगेदर का मतलब उनके बीच का गैप क्या होने लग गया? कम हो रहा है। और एक और बात, मेन बात जो और एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एंड वीकर इन, मिल गया, एंड वीकर इन इंटेंसिटी। मतलब बामर सीरीज में अल्फा लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है, बीटा की कम है, गामा की कम है, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती है? कम। ये सीधा एक सवाल 4 नंबर का होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? खाली लॉजिक से बात नहीं बनेगी ना। बामर के पास लॉजिक नहीं था, फिर भी उसने फॉर्मूला निकाल के दिया था, तो हमें ये सारी चीजें कवर करनी होगी। ठीक है, आप ऐसे ढंग से नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी के चैप्टर तो कई पॉइंट मिस होंगे, फिर वो किस्मत की बात होगी, भाई वो आया आपके टाइम पे, वो सवाल नहीं आया, इस तरह का। ठीक है, ये 3 सवाल तो बन गए इससे। और ये तो एब्जॉर्प्शन वाला मैंने पढ़ा दिया था इसके ऊपर, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है। उसके बाद देखो, अगर मैं यहीं से कुछ पूछूं, मैंने नहीं पढ़ा पूरा चैप्टर, आप पढ़ोगे यार। देखो मैंने नहीं पढ़ा, मेरे तो दिमाग में थोड़ा पहले का है ये चैप्टर क्या है, परंतु हो सकता है एक एक लाइन मुझे भी ना याद हो कि कहाँ क्या दे रखा है। आप पढ़ोगे, आप अंडरलाइन करोगे, इतने मार्जिन भी हैं दोनों साइड, आप उसमें अपना हेडिंग्स ही बना के लिख सकते हो। पेज के दोनों साइड मार्जिन है, काफी खाली जगह होती है, इसीलिए देता है एनसीईआरटी, ताकि आप उसमें वर्ड देता है एनसीईआरटी उसको भी मार्जिन रिमार्क। ये इसलिए है कि बच्चे यहाँ पे मार्जिन रिमार्क्स डालें तो उसमें। ठीक है, उसके बाद चलो एक और सवाल मैं पूछता हूँ, जो मेरे सामने बुक खुली है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हमने बोर मॉडल में एक ये पढ़ा था, लिमिटेशंस में एक चीज पढ़ी थी कि ऑर्बिट को सर्कुलर ही क्यों माना, जबकि वो कैसे हो सकते हैं? एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। तो सवाल यूं आ जाए, बोर मॉडल को अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट मान लिया जाए तो क्या ये जो अभी इक्वेशंस हैं ये वैलिड हैं या नहीं? अभी जो बोर ने जो थ्योरी दी है, अगर मैं सर्कुलर की बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट मान लूं तो क्या ये पूरी थ्योरी या ये फॉर्मूले वैलिड होंगे कि नहीं होंगे? मतलब मैं चौथा सवाल लिखूं यहाँ पे, आप शायद नोट तो कुछ कर नहीं रहे, मैं तो इन शॉर्ट वैसे बता रहा हूँ। एटम्स के एंड में आप लिखना चाहो तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाए, लिख सकते हो कि क्या सवाल चल रहा है क्या है। मैं 4th क्वेश्चन पे आ गया, जस्ट इसलिए एटम्स के आपके चैप्टर एंड में न्यूक्लियस स्टार्ट करना, उससे पहले हम देख रहे हैं क्या। आप अपनी कॉपी में ही इन शॉर्ट ही बना लो क्या है क्या नहीं। जैसे मैंने अभी अभी आपको पॉइंट बताया था, पेज नंबर 421 पे था, और इनके मैं आंसर ठीक कर दूं तो डेल्टा लैम्डा भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। इंटेंसिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज। ये क्या आंसर है?
अगला हमारा सवाल ये है, अगर आप इसका जवाब दें तो, कि जो बोर की जो इक्वेशन है क्या वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए वैलिड है? जवाब है इसका अर्थ नहीं है तो सुनो, बुक में पेज नंबर 426 पे आओ। पे सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ हम पढ़े, पेज नंबर 426 पे। द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 12.17 टू 12.19। ये 12.17 मींस ये एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है, ये सिंपल आपकी एनर्जी की इक्वेशन है। Involve the assumption that the electronic orbits are circular। भाई उसमें यही माना गया कि ऑर्बिट सर्कुलर है, तो एनर्जी के ये फॉर्मूले आएंगे जो पीछे निकाल रखे हैं। दो ऑर्बिट्स अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स आर इन जनरल इलिप्टिकल। लेकिन अगर इनवर्स स्क्वायर फोर्स लगता है, जैसा प्लैनेट सिस्टम में देखते हैं हम, तो ऑर्बिट कैसा होता है आपका? इलिप्टिकल होता है, ठीक है। प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अंडर द इनवर्स स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ठीक है। हाउएवर इट वाज शोन बाय जर्मन फिजिसिस्ट आर्नोल्ड सोमरफेल्ड। उनकी नाम भी याद रखना चाहिए कि किसने चीज करके बताई थी। सोमरफेल्ड ने हमें बताया था that when the restriction of circular orbits is relaxed, when the restriction of circular orbits is relaxed, मतलब अगर आप भूल जाए कि ऑर्बिट सर्कुलर है कैसा भी और माने, तो these equations continue to hold even for elliptical orbits। तो ज्यादा और बेटर तो देखो रेडियस की इक्वेशन नहीं बनेगी अब, क्योंकि रेडियस टर्म ही डिफाइन किस में होगा? जब ऑर्बिट कैसे है? सर्कुलर। इलिप्स में रेडियस नहीं होता, इलिप्स में तो मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस है ना। तो यहां और क्लियर करे टू द बोर्स एनर्जी इक्वेशंस, और अच्छे से एक बार पढ़ लो डायग्राम, क्वेश्चन लिखा था सीधा और क्लियर वहां से हो रहा है कि किसकी बात कर रहा है। जो एनर्जी वाली इक्वेशन थी, टोटल एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली इक्वेशन। तो आंसर इसका आया यस। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछता हूं। ये हुआ ना, कुछ नोट किया होगा? पांचवा सवाल ये है, आर द टू टर्म्स सेम? एक में लिखता हूं एस ऑर्बिट और एक में लिखता हूं एस ऑर्बिटल। क्या इन दोनों चीजों का एक ही मतलब होता है? तो अक्सर तो हम मान लेते हैं एस ऑर्बिट मतलब n बराबर 1, एस ऑर्बिटल मतलब n बराबर 1। एस छोड़ो, आप के सेल की बात कर लो, कुछ भी है, मतलब मेरे लिए एस का कोई मतलब नहीं है।
क्या इन दोनों टर्म्स का मतलब सेम है? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, क्या डिफरेंस है? नहीं मतलब लिख के क्या बोले, क्या डिफरेंस है? जस्ट इसके नीचे है, जस्ट इसके नीचे ये ब्लू कलर में दिख रहा है, क्या है ये? पढ़ा मैंने भी नहीं, मैं तो जस्ट यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के बोल रहा हूँ कि क्या इन दोनों का मतलब सेम है कि नहीं। तो इन्होंने सीधा दिया है ऑर्बिट वर्सेस स्टेट या ऑर्बिटल पिक्चर। देखो सुनो, ऑर्बिट का तो मतलब होता है एक फिक्स पोजीशन, भाई इतनी दूर है। जैसे बोर ने ऑर्बिट डिफाइन किए थे कि ऑर्बिटल, ऑर्बिट उसने तो फिक्स बता दिया कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.529 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे होगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन एज अ वेव देखोगे, क्योंकि डी ब्रोगली ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल की तरह तो वेव ही नहीं कर सकता है, तो एज अ वेव जब देखते हो तो आप पोजीशन तो फिक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक जो वेव है एक समय पे कुछ रीजन में रहती है, मैटर वेव पैकेट जिसमें बोलते हैं, ठीक है। तो कितने रीजन में उस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल तो जस्ट एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पाया जा सकता है। एक बार इसमें देख लेते हैं, बाकी आप अपने आप बनाओगे। देखो मैं बोर्ड पे कोई आंसर ऐसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट बता रहा हूँ क्या सवाल आ सकते हैं क्या नहीं। देखो ये आप इसका 1 2 3 तीसरा पैराग्राफ पढ़ो इस ब्लू कलर वाले का, पेज नंबर 426 पे जो है, पेज नंबर 426 पे ब्लू कलर वाले का थर्ड पैराग्राफ देखिए। An orbit of the electron in Bohr model is the circular path of motion of electron around the nucleus। ये तो ऑर्बिट को डिफाइन कर दिया, ऑर्बिट को डिफाइन कर दिया इन्होंने कि ऑर्बिट तो होता है सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ। इसके बाद ये लिखता है बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन नॉट एसोसिएट ए डेफिनेट पाथ। आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को डेफिनेट पाथ नहीं दे सकते हैं, फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते हैं। वी कैन ओनली टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, कि न्यूक्लियस के अराउंड ये इतना इलाका है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ठीक है। दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन कॉल्ड द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिट तो सच में एक पाथ है, ऑर्बिट तो सच में एक पाथ है, लेकिन ऑर्बिटल तो सिंपली क्या होता है? एक वेव फंक्शन होता है, एक वेव फंक्शन होता है जिसका सिंबल ये होता है साई, जिससे हम इलेक्ट्रॉन के वहां पाए जाने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है उसको दर्शाते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल बहुत अलग चीज है, बहुत अलग। अच्छा अगला सवाल मैं इसी में पूछता हूं आपसे। यूं तो यार मान लो मैं एक 10 सवाल का टेस्ट ले लेता बाई चांस, जैसे आपको बता के कि भाई एटम्स का टेस्ट है, पढ़ के आना, 10 ही सवालों के ये भी बता दिया जाता है ना। तो मुझे लगता है ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक आधा सवाल ही तो केवल एनसीईआरटी से मैं सवाल बना रहा हूँ, इतने तो हो गए यहाँ पे, कितने हो गए? 5 हो गए, और अभी तो जस्ट पेजेस पलट रहे हैं और कुछ नहीं। आपके मैथ्स वाले टेस्ट में कितने सवाल आए? 9। अब तो इतने का ही हम ले लेते, 1 घंटे का टेस्ट भी हो सकता था, परंतु फिर वही है कि गड़बड़ हो जाती सारी इसमें। वो बच्चा नहीं है टेस्ट दे, मैंने उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो फिजिक्स में भी आ रहा है, मैथ्स में भी आ रहा है। तो उन्होंने पिछली क्लास में जब आप सब चलने लगे तब पूछा था, बोल सर मैथ्स की थी तो मैं देता जा रहा हूँ, फिजिक्स लेट शुरू हुआ था, तो उन्होंने बताया कि सर फिजिक्स की फीस बता दो कितनी। तो मैंने कहा आप दोनों सब्जेक्ट में आ रहे हो? हाँ। तो जो बच्चा दोनों सब्जेक्ट में आ रहा है उसको 2 फीस देने की जरूरत है। ये जस्ट यूं लगा लो कि इस सेशन के लिए है कि इस बार बड़ी दिक्कतें रही हैं, तो इतना वो रहा भी नहीं है, ठीक है। आप 2 में आ गए, एक में तो अप्रिशिएट करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने उनको तो उस दिन बता दिया, फिर आपके इसमें क्लियर कर दिया टेस्ट के थ्रू। हाँ, और आपके ग्रुप पे भी डाल दीजिए बात। चलिए छठे सवाल में चलते हैं, इसके बाद 5वें के बाद।
और असल में ना ये सवाल मैं खाली नीट या जेई की बात नहीं कर रहा, बोर्ड में भी तो आ सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के हैं। फिर वही बात हो जाएगी यार बोर्ड का पेपर टफ आ गया, अगर नहीं किया हुआ कोई सवाल आया। सवाल नंबर 6 मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, भाई हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, जो रिवॉल्व कर रहे हैं इनकी। फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये क्वांटम नंबर्स हैं, तो आपको ये बताना है कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती। हमने पढ़ तो लिया पूरा बोर मॉडल, क्या किसी और क्वांटम नंबर का जिक्र आया कहीं? नहीं आया। एनर्जी के फॉर्मूले में भी ओनली क्या है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, यानी कि ओनली किस पे डिपेंड करती है, n पे। लेकिन अगर सवाल नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अनुसार ये एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? हाँ, उसमें चारों से एक एनर्जी डिफाइन, एक एनर्जी लेवल डिफाइन होता है इस तरह से। मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट कहाँ है। पेज नंबर 434, ये जो 6 और 7 आपने क्वेश्चन किए, पेज नंबर 434, पॉइंट्स टू पॉन्डर का 5वां पॉइंट, पेज नंबर 434, पॉइंट्स टू पॉन्डर का 5th पॉइंट, 5th। मिल गए? लिख रहे हैं इसमें कि बोर ने क्वांटम थ्योरी की फाउंडेशन एक तरह से स्थापित की थी, ये बता के। देखो बोर की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ये सोच लिया कि कुछ नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, जो किसी के दिमाग में आ नहीं रही थी, कुछ नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। लेकिन बोर मॉडल में केवल एक क्वांटम नंबर को इंक्लूड किया गया था, कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जो न्यू थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें उसने बोर के बातों का सपोर्ट किया, बोर पोस्टुलेट को उसने सपोर्ट किया, लेकिन वो ज्यादा जनरल थ्योरी है और उसमें एक गिवन एनर्जी लेवल खाली n से डिसाइड नहीं होता, बल्कि n, l, m और s चारों से डिसाइड होता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? स्टार्ट करें, ठीक है। एक दो सवाल और देख लेते हैं, बाकी तो पता नहीं तो कितने बनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं चलता हूं। आठवां सवाल, ये दो साइंटिस्ट थे, एच वेपर्स, हीलियम वेपर्स, मरकरी वेपर्स, एंड डी नन ऑफ दीज।
नोबेल प्राइज दिया था भाई इनको इस काम के लिए। 1914 का एक काम है, लेकिन जब डी ब्रोई की थ्योरी आई ढंग से तो उसके बाद 1925 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इस चीज के लिए। यूं पूछ ले कि इन्होंने एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी किया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या किया था क्या नहीं। देखिए इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 428 पे आपको, पेज नंबर 428। कुछ एक ब्लू कलर में दिख रहा है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। कौन से वेपर का यूज किया था? मरकरी। इन्होंने क्या किया, मरकरी वेपर पे इलेक्ट्रॉन बीम डालेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम डाल के अगर आप एक्साइट करवा रहे हो तो आप एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन कहां देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बीम डाल के, को लाइट डाल के नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम से तो आप उसे एक्साइट करवा रहे हो। अब लाइट जब निकलेगी जब वो डी एक्साइट होगा, कौन सा एमिशन, कौन सा स्पेक्ट्रम आया? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने मरकरी वेपर्स का एमिशन स्पेक्ट्रम देखा है, ठीक है। और इसकी थोड़ी डिटेल यहाँ पे दी है कि इन्होंने इतनी बीम की एनर्जी डाली, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की लगभग उतनी एनर्जी की वेवलेंथ बाहर मिल रही थी। और वो वेवलेंथ भी यहाँ लिखी हुई है 253 नैनोमीटर। मतलब इस पे कोई भी सवाल बना के पूछा जा सकता है, बिकॉज आपको बुक में दिखा रखा है, टेक्स्ट बुक में मेंशन कर रखा है, तो कहीं आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं जाएगी इस तरह की। इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के भेजे जा रहे हैं। कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रॉन को भगाया जा रहा था, कभी तेज कभी ज्यादा, लेकिन हर बार जो लाइट मिल रही थी वो कितनी वेवलेंथ मिल रही थी? 253 नैनोमीटर। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने थ्योरी दी थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ठीक है, अगला मैं पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट आपको ये दिखाया गया है, मैचिंग करनी, ठीक है। एक लिखा है ऑर्डिनरी लाइट और एक लिखा है लेजर लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, लेजर लाइट। और आपको ना सिंपली ये दिखाया गया है, एक में स्प्रेडिंग नहीं दिखा रखी है, सोर्स से स्प्रेड, और एक में बहुत स्प्रेडिंग दिखा रखी है। बस ये यूं डायग्राम मैच करते हैं, बताओ कौन सा क्या होगा? ऑर्डिनरी लाइट जो है वो बड़ी स्प्रेड होती है और लेजर लाइट स्प्रेड नहीं होती। अच्छा, एक बार ये सवाल भी आ चुका, सिंपली लेजर की फुल फॉर्म, और चार अलग अलग ऑप्शन बना रखे थे। एक तो जो सही ऑप्शन था वो, और बाकी 3 साइंटिफिक ऑप्शन। यूं नहीं भाई एल है तो दादा अमरनाथ, मतलब साइंटिफिक टर्म्स थे भाई, 4 ऑप्शन इस तरह से थे, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। आज भाई सवाल है, क्या फुल फॉर्म होगी? लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाई करना मतलब एकदम से लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बुक में दिया है, यहीं पे ये मैं बातें कर रहा हूँ पेज नंबर 432 की। मैं बातें कर रहा हूँ पेज नंबर 432 की, जहां से सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है।
देखो एक बार सुनो इधर ध्यान दो, ध्यान दीजिए आप इधर, ये याद हो जाएगा, बुक में दिया है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, लेजर की एक फॉर्म। अगला सवाल लेजर पे मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। जेई मेंस में 25 सवाल आते हैं, मुझे लगता है 25 सवाल तो ऐसे बन जाएंगे, ऐसे मतलब जो आप पढ़ के चलेंगे पूरा एटम और फिर उसके बाद ये चीजें मिस हो जाएंगी। 11वां सवाल देखो, ये कोई एक सैंपल है, इसके अंदर n एटम्स है, n एटम्स, और हर एक एटम से जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई। हर एक एटम से जो लाइट निकलती है उसकी इंटेंसिटी है कितनी, आई है, ठीक है। अब यहां पे चार ऑप्शंस हैं कि जो टोटल इंटेंसिटी होगी और सोर्स कैसा है वो। पहला ऑप्शन टोटल इंटेंसिटी Ni और सोर्स है ऑर्डिनरी। दूसरा ऑप्शन n2i और सोर्स है ऑर्डिनरी। तीसरा ऑप्शन Ni और सोर्स है लेजर सोर्स। एंड चौथा ऑप्शन है n2i एंड सोर्स है लेजर। अब देखिए इसके सामने ये लिखा हुआ है, इसके सामने ये लिखा हुआ है, इसके सामने ये लिखा हुआ है, इसके सामने ये लिखा हुआ है। 1 2 3 एंड 4। अब नीचे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 एंड 3 करेक्ट जो है वो स्टार्ट है। दूसरा ऑप्शन है 2 एंड 4। तीसरा ऑप्शन है 1 एंड 4 एंड चौथा ऑप्शन है 2 एंड 3। क्या आपको पता था कि अभी पता लग रहा है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये तो ठीक है किताब में से देख रहे हैं, मैं जस्ट जो पूछना चाह रहा हूँ उस बात का जवाब दो। जैसे ये जो सवाल है ये वाला पता था या अभी बुक से देखो पता था? ठीक है, पढ़ा हुआ था क्या पॉइंट? मेरा कहने का ये मतलब है अगर ये पता भी लगा होगा तो केवल तभी पता लगा होगा जो आपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ा होगा, नहीं तो पूरा एटम चैप्टर कर जाओ इस तरह की बातें कहीं नहीं आती। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। यानी तो कितने अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं इस तरह से, कोई न्यूमेरिकल की सिंपल बात है इस तरह से। इस पैराग्राफ में से कई बातें पूछी जा सकती हैं। ये हमारा सवाल नंबर 11 लिखा हमने अभी। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो पेंसिल लेजर होती है, पेंसिल लेजर या पॉइंटर, उनकी पावर लगभग किस रेंज की है? पेंसिल लेजर की पावर आपको बतानी किस रेंज की है? पहला ऑप्शन 5 मिलीवॉट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 0.5 वोल्ट, पढ़ लिया होगा, ठीक है। आपने यहां से पढ़ लिया है, यहाँ पे जो सही में लिखने वाला हूं इसमें। तीसरा ऑप्शन 0.5 मिलीवॉट एंड चौथा हो जाएगा 100 वोल्ट। समझ रहे हो?
आपको पता है लेजर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें नीचे लास्ट लाइन में बताया है कि जब मून पे अपोलो वाले गए थे तो उन्होंने लेजर की मदद से मून की डिस्टेंस बता दी थी सन से, अर्थ से लेजर भेजी गई। लेजर डाइवर्ज नहीं होती है तो सीधी चलती है। मून पे एक रिफ्लेक्टर लगा दिया, और कमाल की बात है अर्थ से लेजर भेज के मून पे रिफ्लेक्टर लगा दिया, वो वापस इस तरह लगाया 90 डिग्री पे, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट कि वो वापस आ जाए। और फिर वो कितनी देर में वापस आई, लाइट की स्पीड तो पता ही है हमें, कितनी देर में वापस आई वो मेजर कर लिया, और वहां से डिस्टेंस आ गया 2 टाइम्स डिस्टेंस बराबर स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टेबल। भाई जाने आने का डिस्टेंस 2 टाइम्स डिस्टेंस, ठीक है। कितने आप ये देखो 10-11 सवाल तो हो ही गए ना यहाँ से। तो भाई अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़िए, हर चैप्टर को पढ़ना है इस तरह से, ठीक है। अभी तो हमने ये चैप्टर किया, इससे पीछे वाला मॉडर्न फिजिक्स जहाँ से शुरू हुई है, ड्यूअल नेचर में तो दुनिया भर की चीजें मिलेंगी। ड्यूअल नेचर वाला जो चैप्टर उसमें 2 पार्ट आ गए थे हमारे, कौन कौन से? हाँ, एक तो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव और दूसरा वेव नेचर ऑफ मैटर। तो उनमें भी बहुत सी बातें मिलनी होंगी हमें, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू भी मिलेंगी, वैसे थ्योरी से मिलेंगी। आज ये जो सवाल मैंने किए हैं, कोई एक आधा सवाल होगा जैसे वो फ्रैक्शन वाला, एम्प्टी फ्रैक्शन कहा जाता है, जो क्वेश्चन से उठा है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन ये कहाँ से बन रहे हैं? थ्योरी से, बुक का जो थ्योरी पार्ट है वो, ठीक है। वैसे उम्मीद, ये थोड़ी सी उम्मीद थी मुझे कि शायद आप 2 दिन की छुट्टी है तो कुछ करके लाओगे, किया नहीं आप लोगों ने, तो कोई बात नहीं। अभी तो समझ आ रहा है कितनी चीजें नई बची हैं हमारे लिए, तो पढ़ना होगा आपको, है ना। एटम्स में कोई और डाउट है किसी को? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। एटम्स अपना आप लेकिन ढंग से तैयार कीजिए, ठीक है। ऐसे मत बिगाड़ो भाई पार्ट्स को। हमने कहा मॉडर्न फिजिक्स में 5-6 तो पार्ट है, 3 पार्ट हो गए, चौथा न्यूक्लियस जो अगला हमारा स्टार्ट होना है, 5वां सेमीकंडक्टर, और एक लास्ट 1 दिन का या 2 दिन का छोटा सा पार्ट एक्सरे। आपने क्या बोला? कम्युनिकेशन है नहीं ना सिलेबस में, कम्युनिकेशन हटा दिया गया। तो एक एक्सरे की थोड़ी डिटेल में और चलेंगे, कई बार उन पे भी सवाल आ जाता है।